सलाम जेके का आज का शुमारा लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है हस्बे वादा। और हर दिन कोशिश तो यही रहती है कि आपके सामने हर पल नए अंदाज में एक नई खबर के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करें और आपको बताएं कि क्या कुछ चल रहा है दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से लेकर आलमी दुनिया तक। और 10 बजे के तक इस प्रोग्राम में हमारी जहां हर पल आपके साथ हम खबर को बाखबर कराने की कोशिश करते हैं, वहीं पर आपकी आवाज़ को भी हुकूमत तक पहुंचाते हैं इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत के इदारे जो हैं वो आपकी आवाज़ को सुने, आपकी बात को सुने और बात सुनने के बाद आपके मसाइल का हल भी किसी न किसी तरीके से निकले। आज भी आखिरी 10 मिनट आपके नाम वक्त रखे जाएंगे। 9:40 से आपकी फ़ोन कॉल्स के लिए नाम शुरू करेंगे। आखिरी 10 से 15 मिनट आपके नाम वक्त रखेंगे जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स को आज शामिल प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आज चूंकि प्रोग्राम में कुछ अहम बातें आपके साथ शेयर करनी है, कुछ अहम चीज़ें रात भर चलती रही हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करने से पहले ज़रा हिस्ट्री ऑफ द डे पर एक नज़र डालते हैं और हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने रखेंगे। मेरे साथी जो है रहमत कलीम इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है, बताएंगे आपको कि आज की तारीख में क्या कुछ अहम तरीन हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम नाजरीन को रहमत कलीम का सलाम पहुँचे। सलाम जी के देखने वाले तमाम नाजरीन के सामने सबसे पहले तारीख़ी हवालों से आज का दिन क्यों ख़ास है, क्या अहमियत है और आज दुनिया भर में, हिंदुस्तान पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्या कुछ ख़ास चीज़ें रूनमा हुई हैं, इन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर आपके सामने एक छोटी सी झलक रखना चाहते हैं और वो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो आपको बता दें 10 जनवरी का दिन और साल था 1966 जब पाकिस्तान और भारत ने दोनों के वज़राए आज़म ने मिलकर के ताशकंद में अमन मुआहदे पर दस्तखत किया था। साल था 1940, तारीख थी 10 जनवरी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का पहला इजलास लंदन में मुनक़िद हुआ था। आज ही का दिन था जब 1818 में मराठों और अंग्रेज़ों के दरमियान तीसरी और आखिरी लड़ाई रामपुरा में हुई थी, जिसके बाद मराठों की ताकत बिखर गई थी। 1863 में आज ही के दिन लंदन में दुनिया की पहली ज़ेर ज़मीन रेल खिदमात शुरू हुई थी। इससे पहले रेल सर्विस ज़मीन के नीचे नहीं शुरू हुई थी। आज ही का दिन था 1912 का साल जब बरतानवी शहनशाह जॉर्ज पंजुम और मलका मैरी ने हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला किया और वो हिंदुस्तान से चली गई। 1916 में आज ही का दिन था जब पहली आलमी जंग के दौरान रूस ने उस्मानिया सल्तनत को शिकस्त दे दी। 2013 में आज ही का दिन था जब पाकिस्तान के क्वेटा में हुई बमबारी से 81 अफराद हलाक और 120 जख्मी हो गए थे। 1949 में आज ही का दिन था जब यूएन जनरल असेंबली में पहली बार आलमी यौम हिंदी मनाया गया और आज आलमी यौम हिंदी भी है। चलिए जनाब करते हैं जी अब इसके बाद प्रोग्राम का आगाज और आपको बताते हैं कि रात भर सियासी गहमा गहमी और सियासी चिमेगोइयों के बीच जम्मू कश्मीर के नौजवानों और जम्मू कश्मीर के लिए खबर क्या कुछ है। तो बात करते हैं रात देर गए भारतीय जनता पार्टी के लीडरों और वजीर दाखिला के बीच हुई मुलाकात के हवाले से। सबसे अहम बात कि वह आलासती टीम ने, हाई लेवल टीम ने भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने कल नई दिल्ली के अंदर वजीर दाखिला के साथ रात देर गए मुलाकात की है और तकरीबन 90 मिनट के इस मुलाकात के दौरान जहां कई अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया है, वहीं पर यह खबर भी सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टेट लीडरशिप ने कई अहम मामले दाखिला वजीर की नोटिस में लाए, जिनमें कश्मीरी पंडितों का मामला है। साथ साथ उसके साथ साथ जो लगातार एहतजाज चल रहा है, रहबर खेल, रहबर जंगलात, NYC, होमगार्ड, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, CIC ऑपरेटर्स, ये सारे मामले जो हैं कल हुकूमत की नोटिस में रखे गए, दाखिला वजारत की नोटिस में रखे गए। और दाखिला वजीर की तरफ से ये जो ज़राया हमें बता रहे हैं कि दाखिला वजीर ने पेशेंट हियरिंग सुनी है, यानी इन सभी मामलात को सुनने के बाद जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की क़ियादत, जिसकी सरबराही कल रविंद्र रैना साहब कर रहे थे, जो स्टेट हेड भी है वहाँ पर, उन्हें कहा गया कि ये सारे मामले, मुलाजमीन के मामले जो हैं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी की नोटिस में भी रखे जाएं और जो मेमोरेंडम वजारत दाखिला को सौंपा गया उसकी एक कॉपी जो है यहाँ पर भी दी जाए। दाखिला वजीर ने पुंछ रजौरी मामले पर भी तबादला ख्याल करते हुए कहा कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ग्रिड एक साथ काम कर रहे हैं और बहुत जल्द उन लोगों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा जो लगातार इस तरीके की कार्रवाइयों में मुलविस है। वहीं पर इस बात की भी वजाहत कर दी गई कि लगातार
लगातार सूरत हाल पर नजर बनाई रखी जाए, हालात को बेहतर बनाने के लिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट को भी यकीनी बनाया जाए। कल की इस इजलास में जहां दाखिला वजीर के साथ मुलाकात का सिलसिला हुआ था, जो अभी ऑफिशियली न तो पार्टी की तरफ से कोई बयान जारी किया गया रात को और ना ही दाखिला वजारत की तरफ से कोई बयान जारी हुआ है, लेकिन जो इतलात सामने आ रही हैं उसमें वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर तरुण चुग साहब, नरिंदर सिंह साहब नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो है यूनियन टेरिटरी के चीफ रविंदर रैना, भारतीय जनता पार्टी के को इंचार्ज आशीष सूद, अशोक कौल, उसके साथ साथ कविंदर गुप्ता, डॉक्टर निर्मल सिंह, जो देविंदर सिंह राणा, सत शर्मा, सुनील सेठी, शक्तिराज परिहार और उसके साथ साथ डॉक्टर द्रक्षांत राबी, डॉक्टर ननियाल और दीगर लोगों का एक ग्रुप था जो लगातार कल मीटिंग के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने दाखिला वजीर को जम्मू कश्मीर के हालात से आगाही दिलाई है। ताहम जराया ये बता रहे हैं कि जब ये मामलात चल रहे थे तो सबकी नजरें ये भी थी कि क्या चुनाव के हवाले से कोई गुफ्तगू होगी, तो अभी तक जो इतलात सामने आ रही है, जो जराया बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि चुनाव को छोड़कर बाकी सभी मामलों पर गुफ्तगू जो है वो हुई है। इस पर जरा मजीद बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान डॉक्टर द्रक्षांत राबी साहिबा भी इस वक्त फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुकी हैं, जो कल इस ग्रुप का हिस्सा थी जिन्होंने दाखिला वजीर के साथ मुलाकात की है और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया है। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर की आवाम कल पूरे दिन इस बात की टकटकी लगाई रही थी दाखिला वजारत पर कि क्या कुछ वहां पर होगा, और रात देर गए आपकी मीटिंग हुई है, आपका पूरा ग्रुप वहां पर मौजूद था और इस मीटिंग का जो बुनियादी एजेंडा था वो सुनना चाहेंगे हम, और किस हद तक मुतमईन है आप लोग कि ये सब कुछ जो मीटिंग हुई है इसका कोई पॉजिटिव आउटकम आ सकता है? शुक्रिया गौहर साहब। कल जो मीटिंग हुई वो बहुत हमारे लिए सब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हौसला अफजा है, क्योंकि जो हमारे लोगों ने, जो हमारे कोर ग्रुप ने दाखिला वजीर साहब के सामने हालात हाजरा रखा, लोगों की जो डिमांड्स हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के यूथ की, जम्मू कश्मीर के उन मुलाजिमों की जो मांगे हैं, डिपार्टमेंट्स की जो आजकल धरने पे बैठे हुए हैं, उनके जो डिमांड्स थी, जो जायज डिमांड्स थी, वो दाखिला वजीर साहब के सामने रखी गई। क्योंकि पार्टी इस वक्त चाहती है कि हमारे जो लोग हैं परेशानियों से बाहर निकले, और वो सारी डिमांड्स जो आप देख रहे हैं, आपका रहता है कि जो धरने पे यूथ बैठे हैं, मुलाजिम जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल वगैरह सारे बैठे हुए हैं, उन लोगों की जो जायज डिमांड्स थी वो दाखिला वजीर साहब के सामने रखी गई, और हमारे लोगों ने बहुत जोर दिया कि इन डिमांड्स को, जो जायज डिमांड्स हैं, उनको माना जाए और लोगों को राहत मिले। ये सारी चीजें थी जिस पे बहुत डिस्कशन हुआ, और हमारे सब मेंबरान ने इस पे जोर दिया कि हम जम्मू कश्मीर में अब तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, और वो तरक्की और खुशहाली जब तक हम अपने लोगों की जो मसले हैं, मसाइल हैं, उनको ना सुने और आप तक ना पहुंचाए, यानी वजीर जो हमारे दाखिला है उन तक ना पहुंचाए और उस पे गौर ना किया जाए, तब तक खुशहाली नहीं आ सकती है। लेकिन सारी जायज डिमांडें उनके सामने, और उन्होंने पूरा 1-1.25 घंटा सुना और कहा कि हम ये सारी चीजें इंशाअल्लाह रहमान ठीक करेंगे। और सबों ने खुशी खुशी हम जब वहां से निकले, और एक बहुत अच्छा माहौल था कि हमारी बात, हमारे लोगों की बात, क्योंकि हमारी बात होती है हमारे लोगों की बात, हमारे लोगों के जज्बात, जो उनको आज सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हैं और दिल से जुड़े हैं, तो वो जायज मुतालबात माने जाएं और उन पे गौर किया जाए। डॉक्टर क्या मैं ये समझूं कि आने वाले दिनों में जो एहतजाजी सिलसिला चला है जम्मू के अंदर, मुख्तलिफ लोग एहतजाज पर है और बीजेपी दफ्तर के बाहर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होगा? क्योंकि यहाँ से जब आपकी टीम वापस जाएगी तो मुज़ाकरात उन लोगों से किए जाएंगे, बताया जाएगा कि क्या कुछ हुआ है। और खबर ये भी है कि दाखिला वजीर साहब ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात के लिए भी कहा है।
जी, उन्होंने तो बता दिया है। अब हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे बैठे हुए थे, उनके साथ बाकायदा जो बातचीत हुई, उनको जो वहां से डायरेक्शंस हुए होंगे तो उसके मुताबिक ही वो निकलकर वहां जो हमारे लोग वहां पे बैठे हुए हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि इसरार इसी बात पे था हमारे प्रेसिडेंट साहब का भी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल जी का भी, कि ये जो जायज मुतालबात हैं हमारे लोगों के, ये माने जाएं और इन पे बात की जाए और उनको राहत दी जाए। ये सबसे ज्यादा जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे हमारे कौल साहब की तरफ से, हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से, और सब जो हमारे लोग थे, खासकर इन लोगों का जो स्ट्रेस था इन चीजों पे था कि हमारे लोगों को राहत दी जाए और हम जो वहां पे हमें परेशानियां हैं उनसे हमें निकाला जाए। डॉक्टर साहबा, एक सवाल मेरा ये है, चूंकि आम बजट आने वाला है, क्या इस मीटिंग में आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के बजट के हवाले से कुछ बातें रखी हैं, या फिर खुद होम मिनिस्टर साहब की जानिब से कुछ पूछा गया कि जम्मू कश्मीर को बजट में कुछ खास चीज़ें मिलनी चाहिए, कुछ खास ऐसे सेक्टर है जिस पर फोकस किया जाना चाहिए, इस हवाले से कोई बात हुई? अगर बजट के बारे में बात की जाए तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट को हमेशा ये रहता है कि जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा बजट दिया जाता है, और आज तक भी दिया गया, पिछले बार भी हमें दिया गया, तो उस बारे में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें हमारे सोचने से ज्यादा हमें मिलता है, लेकिन बातचीत रहती है हमेशा, और उसके सिलसिले में हमेशा वहां से हमें जितना भी मिलता है उससे ज्यादा ही हमें उम्मीद रहती है, तो उसका भी इसरार हमें नहीं करना पड़ा, मतलब बिन मांगे ही बहुत ज्यादा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर दरख्शन रबी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। कल रात देर गए वजारत दाखिला के अंदर अहम तरीन इजलास हुआ है, जिसकी सरबराही खुद वजीर दाखिला अमित शाह साहब कर रहे थे, और जम्मू कश्मीर की टीम के साथ कल मुज़ाकरात में जहां मसाइल पर गुफ्तगू हुई है, वहीं पर उम्मीदें लगाई जा रही है कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स कल रात देर गई हुई हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। और जो एहतजाजी मुजाहिरीन लगातार एहतजाज करते हुए नजर आ रहे थे, शायद वो थमते हुए भी कहीं नजर आएंगे। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे। इसके बाद जरा एक और अहम और बड़ी खबर से आपको बाखबर करते हैं, चूंकि मामला सिक्योरिटी का भी है, क्योंकि सिक्योरिटी सिनेरियो पर गुफ्तगू करना इन दिनों काफी ज्यादा जरूरी है। 26 जनवरी सामने है, और उस बीच जनवरी के पहले दिनों में ही जो कुछ पुंछ रजौरी के अंदर हुआ है, उसके बाद सिक्योरिटी को काफी ज्यादा हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। और बड़ी खबर यह कि साबिक फौजियों को पहली बार SLR राइफल्स अलॉट की गई है। पुंछ और रजौरी में रात के गश्त में भी इजाफा कर दिया गया है, और साथ साथ दाखिला वजारत भी हालात पर गहरी नजर रखे हुए हैं। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं डोंगरी पुंछ के हवाले से कि जो VDGs हैं, विलेज डिफेंस गार्ड्स जो हैं, उनको बाज़ाब्ता तौर पर तरबियत अब CRPF की तरफ से दी जाएगी, यानी CRPF उन सभी नौजवानों को दोबारा से तरबियत देगी जिन्हें विलेज डिफेंस गार्ड के लिए तैनात कर दिया गया है। और साथ साथ पुंछ के अंदर कल हमने ये भी देखा कि विलेज डिफेंस गार्ड के अंदर जो साबिक फौजी थे, पहली मर्तबा SLR राइफल्स उन्हें दे दी गई है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये SLR राइफल्स देना, क्योंकि पहले 303 राइफल्स की तस्वीर आपके सामने है। विलेज डिफेंस गार्ड्स को पहले 303 राइफल्स दी जा रही थी, लेकिन अब खुदकार हथियार दिए गए हैं, यानी ऑटोमेटिक राइफल्स दी गई हैं। और ये SLR राइफल्स कल बाज़ाब्ता तौर पर हैंड ओवर जो है वो कर दी गई है एक्स सर्विसमैन को। तकरीबन 40 के करीब एक्स सर्विसमैन जिन्हें पंचायत लेवल कमेटी ने आइडेंटिफाई किया था, उन्हें कल ये हथियार तकरीबन 40 SLR जो है वो दे दी गई है। और हर SLR के साथ 100 बुलेट्स यानी 100 गोलियां भी दे दी गई हैं। कल पुलिस के आला अफसरों की मौजूदगी में विलेज डिफेंस गार्ड को मुतहरिक कर दिया गया, और जहां ये हथियार एक तरफ से बांटे गए, वहीं पर रात भर भी ऑपरेशन चलाए गए। विलेज डिफेंस गार्ड, CRPF और आर्मी ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए हैं, सर्च ऑपरेशन चलाए हैं। तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से मुतहरिक और फाल अब VDGs नजर आ रहे हैं पुंछ और रजौरी के अंदर। आपको याद होगा कि कल ही एक खबर सामने आई थी कि कुछ नामालूम अफराद की तरफ से पथराव किया गया था
माइनॉरिटी कम्युनिटी के घरों के ऊपर, जिसके बाद रात भर काफी तनाव भी कुछ इलाकों के अंदर देखने को मिला था। ताहम कल रात ही हम ये देख रहे थे कि विलेज डिफेंस गार्ड, सीआरपीएफ और आर्मी ने कई इलाकों का मुआयना किया, कई इलाकों के अंदर गश्त लगाया और यह साफ कर दिया कि अब वो बात नहीं जो आज से 1 महीना पहले हुआ करती थी, क्योंकि अब सब कुछ ऑन अलर्ट है। तस्वीरें आपके सामने पूरे फ्रेम पर जरा तस्वीरें भी चलाइएगा और साथ साथ सनी शर्मा की वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से रात भर सिक्योरिटी एजेंसियां गश्त करती रही पुंछ के अंदर, पुंछ के कई इलाकों के अंदर, और ये नए वीडीजीज भी काफी एक्टिव कल से ही नजर आ रहे हैं। इस समय मैं भैंस गांव में हूं, जहां बीती रात एक घर पर जो है वो पथराव किया गया और दूसरे घर के दरवाजे और बारियां जो है वो खटकाई गई थी। लोगों में काफी दहशत का माहौल जो है वो बन गया था और सुबह से ही पुलिस के अधिकारी और यहाँ पर सेना के जवान जो है वो तैनात किए गए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीडीसी के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बीडीसी के कुछ सदस्य हैं, हम उनसे ही जानते हैं। सर, क्या हुआ था, पूरी बात बताएं। हाँ जी बिल्कुल, कल रात को यहाँ पर कुछ शरारती तत्वों ने, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, वहां पर उनके घर पे कुछ पथराव किया गया और उसके बाद उनके घर में धक्के लगाए गए और रात को ही बीडीसी वहां पर एक्टिव हो गई थी। सीआरपी के साथ पूरी बीडीसी ने जो जितना भी इलाका था पूरा सर्च किया, लेकिन सर्च करने के बाद हमें कुछ नहीं मिला और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएचओ, एसएसपी पूरी टीम पहुंच चुकी थी यहाँ पर, लेकिन सर्च करने के बाद हमें कुछ नहीं पता चला क्योंकि ये पूरा इलाका हमने कार्डन कर लिया था और पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बीडीसी होगी, अपने सीआरपीएफ होगी, जम्मू कश्मीर पुलिस होगी, सेना, भारतीय सेना, सब ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन जो शरारती तत्व थे वो यहाँ पर नहीं पकड़े गए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो इन लोगों के अंदर डर का माहौल था, इसीलिए सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस इस समय रात को पेट्रोलिंग कर रही है और हर घर जाकर उनको पूछ रही है कि किसी चीज की प्रॉब्लम तो नहीं है। हिंदू कमेटी के कितने घर हैं यहाँ पर 25-30 घर हैं हिंदू कमेटी के। तो दिन को भी आपने एक मांग की थी कि यहाँ पर जो है एक घर जो है वो दी जाए, क्या उस बिल्कुल इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यहाँ पर सेना ही सेना है, चाहे भारतीय सेना हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो और बीडीसी यहाँ पर एक्टिव है। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसको चेक किया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीडीसी के साथ सेना के जवान हो या पुलिस के जवान हो, वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। दिन रात ये इसी तरह यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुए नजर आएंगे। गुलिस्तान न्यूज के लिए पुंछ से सनी शर्मा। चलिए, पुंछ की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, आपको रजौरी भी लिए चलते हैं, क्योंकि रजौरी के अंदर एक सानिया हुआ है और उस सानिया के अंदर एक ही घर के 2 बेटे भी मारे गए। यानी पहले वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, वालिदा और 2 बेटे वहां पर अब रह रहे थे और नामालूम मुसल्लह अफराद की गोली में दोनों बेटे मारे गए और अब सिर्फ बूढ़ी माँ वहां पर है। लेकिन हिम्मत और हौसले बूढ़ी माँ के भी काफ़ी बुलंद है। जहां वो पूरे इलाके के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मांग कर रही है, वहीं पर अपने बेटे के कातिलों को न बख्शने की भी फरियाद दोहरा रही है। जमशीद मलिक ने ख़ुसूसी मुलाकात और ख़ुसूसी बात की है इस माँ से, सुनते इस माँ की फरियाद। राजौरी के ढांगरी इलाके में बेगुनाहों का कत्ल और कत्ल के बाद कई लापरवाहियां और लापरवाहियों के बाद सरकार की तरफ से एक ऐलान किया जाता है कि मरने वालों को 10 लाख रुपया और उसके साथ एक ऐलान किया जाता है कि मरने वालों को नौकरी दी जाएगी। मगर ये एक ऐसा जहां 2 भाइयों ने अपनी जान गंवाई, इससे पहले इनके फादर का इंतकाल हो चुका और आज इनकी माँ अकेली है इस घर के अंदर। सरकार ये बताए कि नौकरी किसको देगी वो सरकार। कई बड़े सवाल हैं क्योंकि इस माँ की आप कंडीशन देख सकते हो, जिसके 2 बच्चे थे, दोनों इस दुनिया में अब नहीं रहे और कई किस्म की लापरवाहियों के इल्ज़ाम भी लगना शुरू हो चुके हैं। इस माँ से पहली बार आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। माँ जी, ऐसा दुख है कि ऐसे बयान नहीं कर सकते, तो उसके चाहने उम्मीद सर यही तो मैं चाहती हूँ, चलो बड़ा बेटा तो मेरा शहीद हो गया, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती कि उन जालिमों ने उसको वहाँ से उठने ही नहीं दिया। कम से कम 30-32 गोलियों का फायर किया और पता नहीं रास्ते में कौन रुका हुआ था, उसकी छानबीन होनी चाहिए कि कौन कौन आदमी थे, उनकी पकड़ होनी चाहिए। पहली बात तो मेरी ये है उस बड़े बेटे के लिए। दूसरे बेटे के लिए मेरी ये है कि डॉक्टरों ने रजौरी में उसका ऑपरेशन किया, वो मेरा बेटा ठीक था, बातें करता था। हम इधर उठा के मैं उसको अंदर लेके आई, मेरे साथ बातें करता रहा, रजौरी लेके गई, मैं बातें करता रहा बेटा। लेकिन इन डॉक्टरों ने ठीक से ना तो उसका ऑपरेशन किया, ठीक से ना तो उसका इलाज किया, क्योंकि इन्होंने हमें सच भी नहीं बताया। 2-3 दिन यहाँ पे रखा, नहीं तो ट्रीटमेंट उसका बहुत अच्छा चल रहा है।
देखो ये ठीक हो जाए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको जम्मू ले जाने के लिए। अगर मुझे टाइम पे बता देते तो मैं अपने बच्चे को दिल्ली कहीं दूर ले जाती। क्यों नहीं 10-10 इंसान के ऑपरेशन हो सकते हैं, क्या मेरे बेटे के 2 ऑपरेशन नहीं हो सकते थे? इन्होंने मुझे सच बताया नहीं, और मेरे बेटे के अंदर जो गोली थी ना, वो गोली पीछे ही रही, उसके जहर के कारण मेरे बच्चे की डेथ हो गई। मेरा अब कोई सहारा नहीं रहा। अब यही सरकार मेरा न्याय देगी कि मेरा सहारा, जब तक ये सरकार मेरा कोई सहारा नहीं देगी ना, तब तक मैं जिंदा नहीं रहूँगी। मुझे सहारा चाहिए। क्या चाहते हो आप इसको? इंसाफ चाहिए मुझे इंसाफ चाहिए। NI की यहाँ पे मेरे घर में चौकी चाहिए। ये ना हो कि ये दूसरी वाली फोर्स नहीं मुझे चाहिए। NI की चौकी चाहिए और पूरी छानबीन होनी चाहिए। वो कहाँ गए आदमी? 1 घंटे में आदमी वो कहाँ छुप गए? देखो कोई उनके पास कोई हेलीकॉप्टर तो है नहीं, वो उड़ के वहाँ पे कहीं दूर चले गए हैं। छुपे तो इधर दाएं बाएं थे ना। क्यों नहीं ये छानबीन क्यों नहीं कर रही कि वो आदमी गए कहाँ हैं? इनको बताना चाहिए था। क्यों नहीं बता रही है? ढूंढ से ढंग से नहीं रही है, कुछ कार्रवाई सही ढंग से नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे कर रहे, ऐसे ऐसे कर रहे। ये तो होगा ना कि जब इनका काम खत्म हो जाए, रोटी छोटी हो जाएगी, तो कौन हमें पूछेगा? कोई बात नहीं पूछने वाले। अभी मैं इधर जिंदा हूँ पूछने वाली। जब तक मेरा न्याय नहीं करेंगे तब तक इनको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। अभी तो मुझे मां जी जिस टाइम ये इंसिडेंट होया सी तो उस टाइम गेट ने बाहर 100 लोगों ने देखा ऐसी वैसे? देखो मैं गेट के अंदर खाना निकाल रही थी। एक मेरा छोटा बेटा था प्रिंस शर्मा, और दूसरा मेरा एक बड़े भाई का बेटा था, आया हुआ था, उसका नाम है रोहित शर्मा। इनको मैंने खाना दिया, इनके बर्तन में किचन में रखने के लिए जा रही थी, तो मुझे आवाज़ आई नीचे जैसे पटाखों की आवाज़ आती है। मैंने सोचा 1 जनवरी हो सकता है कि छोटे बच्चे कहीं मजाक कर रहे हैं। फिर 10 मिनट के बाद मेरे बेटे की चींकने की आवाज़ आई। तब मैंने छोटे बेटे को बोला कि तू दौड़ के जा, उसका गाड़ी का टायर जो है फट गया है, वो चिंके लगा रहा, जा बेटे को निकाल के ला। जब हम तीनों ही अपने अंदर से निकले तो हमारे घर के गेट के सामने आ गए। उन्होंने गोलियां बरसानी, सब पे गोलियां बरसानी शुरू की। मैंने दौड़ के साथ भागी और मैं उनके पीछे जाके मैं छुपी तो मैं उनको देख रही थी। वो मेरे लड़के को मारा भी, और साथ में पाँव के साथ ना वो बूट के साथ से भी वो मार रहे थे, बूट से भी लाते मार रहे थे वो। मां जी प्रिंस से बारे क्या दीपक का क्या जा रही थी? इसकी नौकरी लगी सी उनकी? जी सर, इसकी नौकरी लगी थी, इसकी ज्वाइनिंग थी। बस को 10-15 मिनट के पहले इनकी जो वेरिफिकेशन थी ना, वो करवानी थी। वेरिफिकेशन के कागज वगैरह हम बना रहे थे, वो जमा करवाने के लिए जा रहे थे। शनिवार को गए तो बोलो डाक में बोल रहे थे कि अभी डाक बंद हो गई है, 12 बज गए हैं, तो आप सोमवार को आना, सोमवार को करवा देना। हम घर में आए तो एतवार को इन्होंने ये बात कर दी। अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना भी, क्या चाहते हैं? आपके बेटे का बदला? बेटे का बदला चाहिए मुझे, बस बेटे का बदला मुझे चाहिए। तब मुझे सीने में ठंड पड़ेगी। जब तक मेरे बेटे का बदला नहीं पहुंचेगा तब तक फिर सरकार को ही पता चलेगा कि इस लड़की ने क्या किया है क्या नहीं किया है। सरकार को भी कल बहुत के दर्द को सुन रहे थे आप, और जो दर्द एक माँ अपने 2 जवान बच्चे को खोने के बाद बयान कर सकती है, उसका अंदाज़ा शायद आप इस दुनिया में या इस उम्र में नहीं लगा सकते। वो अपने अलग ही दुनिया के दर्द से जूझ रही होगी। दुआ करें कि उनका दर्द कम हो और सरकार ज़बानी बातें करने से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में निकल करके आगे बढ़ करके उनकी मदद करें, ताकि उनकी मुश्किलात हल हो सके। बेसहारा हो गई हैं और वाहिद वो अकेले रह गई हैं, ना ही शौहर है ना ही बेटा। खैर बढ़ते आगे और कुछ आलमी खबरों को भी शामिल करते हैं। बात करेंगे बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर के एक ऐसा बयान सामने आया है जिस पर न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारजा में अब तैयार किया जा रहा है कि कैसे इसका जवाब देना है, बाज़ाब्ता तौर पर यह भी तैयारी हो रही है कि इस मुफ्ती आज़म के जवाब के लिए क्या कुछ कहा जा सकता है। तो ओमान से खबर है, ओमान के मुफ्ती आज़म का बयान हिंदुस्तानी मुसलमानों को लेकर आया है। ओमान के मुफ्ती आज़म ने जो बयान दिया है वो हिंदुस्तानी मुसलमानों पर अक़लियतों पर ख़ासतौर से मसालिम को लेकर के बयान दिया, और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अक़लियतों पर मसालिम हो रहे हैं, मुसलमानों पर मसालिम हो रहे हैं, जुल्म हो रहा है, और इस तरह से जुल्म हो रहा है कि पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है, कानों से सुन रही है, लेकिन उसके बावजूद उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रहा, ना उसकी उंगली हिल रही है और ना वो हरकत कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही साथ न सिर्फ आलमी बिरादरी को बल्कि आलमी तंजीमों को, उन आलमी तंजीमों को जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं, जो ह्यूमन राइट्स का काम करती हैं, उन तंजीमों को लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर तनकीद की है। और उन्होंने कहा कि ये तंजीमें चाहे OIC जैसा प्लेटफॉर्म ही क्यों ना हो, ये मुसलमानों की फलाह बहबूद और मुसलमानों की आवाज़ बनने के नाम पर बनाई गई, लेकिन आज हालत यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और ये ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, ह्यूमन राइट्स तंजीम हो, ये सब के सब खामोश है। और न सिर्फ ये तंजीमें बल्कि आलमी बिरादरी पूरी खामोशी के साथ हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हो रहे मजालिम का तमाशा देख रही है। ना ही वो एक लफ्ज बोल पा रही है
और ना ही वो कुछ करने को तैयार है। तो ये सच्चाई उनकी जबान से अहमद बिन हमद अल खलीली जो ओमान के मुफ्ती आजम है, उन्होंने ये ट्वीट करके ऐसा बयान दिया है। आपको याद रहे कि इससे पहले भी मुफ्ती खलीली इस तरह का बयान हिंदुस्तानी मुसलमानों के हवाले से दे चुके हैं और यही वजह है कि बार बार इस तरह का बयान जब इनके तरफ से आता है तो हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारिजा को मजबूरन इनको कहना पड़ता है कि यह बयान आपका ज़मीनी सूरत हाल से बहुत ही दूर है। उसके बावजूद इस ट्वीट को आप देख लीजिए जो अरबी में ट्वीट किया गया है, जिसका इंग्लिश तर्जमा नीचे है। सीधे तौर पर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को लेकर के उन्होंने एक तरफ जहां तशवीश का इजहार किया है, उससे ज्यादा हैरानी उनको आलमी बिरादरी की खामोशी और चुप्पी पर हुई है और उससे कहीं ज्यादा अफसोस और हैरानी आलमी तंजीमों को लेकर के हुई है, जो तंजीमें ह्यूमन राइट्स के नाम पे, इंसानी हुकूक के नाम पर बनाई गई हैं, न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि आलमी सतह पर, और कई ममालिक के इश्तराक से भी अलग-अलग ब्लॉक में तंजीमें बनाई गई ह्यूमन राइट्स की, लेकिन वो सब के सब तंजीमें खामोश हैं, सब कुछ देख रही हैं, सब कुछ सुन रही हैं और कुछ करने की जसारत या हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। तो मुफ्ती आजम ओमान के अहमद बिन हमद अल खलीली ने एक बार फिर से हिंदुस्तानी मुसलमानों के हवाले से बयान जारी किया है, जिस पर वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से बहुत जल्द कमेंट आने की उम्मीद लगाई जा रही है। चलिए, ये पहला मौका नहीं है जी जब मुफ्ती आजम ओमान मुफ्ती अहमद बिन हमद अल खलीली की तरफ से बयान जारी किया गया हो। इससे पहले नुपुर शर्मा के वाक़े पर भी उनका सख्त रद्द-ए-अमल आया था, जिसके बाद दफ्तर खारजा का बयान भी जारी हुआ था और उम्मीद आज भी लगाई जा रही है कि वज़ारत खारजा की तरफ से मुफ्ती आजम ओमान अहमद बिन हमद अल खलीली के लिए जवाब जो है वो दिया जाएगा। बहरहाल ट्वीट पूरी दुनिया में इस वक्त शोहरत का बाइस बन रहा है और लगातार ट्रेंडिंग में है मुफ्ती आजम ओमान, क्योंकि बयान उन्होंने भारत के हवाले से दे दिया है और पाकिस्तान के अंदर और दीगर मुल्कों के अंदर इसको रिट्वीट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। बहरहाल इस खबर के बाद ज़रा आते हैं एक और अहम खबर की और बात करते हैं हज के हवाले से, चूँकि अय्याम हज की आमद है और उस सिलसिले में तैयारियों को काफ़ी पहले शुरू होना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी देरी ज़रूर हुई है। लेकिन खबर यह है कि भारत सरकार और सऊदी हुकूमत के बीच बाज़ाब्ता तौर पर मफाहमतनामे पर दस्तखत हुए हैं और इस साल तकरीबन 1,75,000 आज़मीन जो है वो हज पर रवाना होंगे भारत से। लेकिन बड़ी खबर इसमें यह है कि सऊदी हुकूमत ने तमाम कोरोना पाबंदियों को ख़त्म कर दिया है और ये साफ कर दिया है सऊदी हुकूमत की तरफ से कि साल 2023 के लिए जो हज का सिलसिला होगा वो माजी की तरह ही होगा, यानी जो क्राइटेरिया कोविड से पहले हुआ करता था उसी क्राइटेरिया को फॉलो करने की बात जो है वो कही जा रही है। और मोहम्मद बिन सलमान ने बाज़ाब्ता तौर पर उम्रा और हज पर आने वाले लोगों की कैपेसिटी यानी वहां पर इंतजामात को बढ़ाने की बात कही है और ये साफ कर दिया है कि जितना हो सके उतने ज्यादा इंतजामात किए जाए ताकि 2030 तक कमोबेश 30 मिलियन लोग सालाना इस अजीम काम के करने के लिए आए, चाहे वो उम्रा के लिए आए या फिर हज के लिए आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से और सऊदी हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है कि 1,75,000 भारतीय जो है वो इस साल सफर महमूद पर रवाना होंगे। हज कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और यह साफ कर दिया गया है कि इस साल के लिए जो फॉर्म भरने का सिलसिला होगा वो बहुत जल्द शुरू किया जाएगा और 26 जून सन 2023 से उम्मीद लगाई जा रही है कि हज का सफर का आगाज होगा। हमारे साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया के रुकन इंजीनियर एजाज अहमद भी फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। इंजीनियर एजाज, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। काफ़ी दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार था कि मफाहमतनामे पर दस्तखत हो और हज कमेटी अपने काम को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाए। अब क्या कुछ फाइनल डिसीजन है? क्या यही फिगर है कि 1,75,000 भारतीय जो है वो इस साल सफर महमूद के लिए रवाना होंगे ऑफिशियली? सबसे पहले मैं सबको अस्सलाम वालेकुम और हज की बहुत बहुत बधाई। हज पूरे मुसलमानों में सबसे बड़ा एक रिचुअल है और जितने आज़मीन इस बार हज पे जाएंगे मुझे लगता है, मैं खुशी के साथ बोलता हूँ, जो पिछले साल ये हमारा कोटा मिला था उससे दुगना इस बार कोटा मिला है। 1,75,025
का कोटा इस बार हमारे देश को मिला है। ये बहुत अच्छी पहल है। मैं समझता हूँ इस बार जो एज रिस्ट्रिक्शन लास्ट टाइम थी, जैसे 60 साल से नीचे किया था, अभी तक उसकी कंफर्मेशन नहीं आई है। इस बार हम लोग होपफुल है, इस बार कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। जिस तरह वहाँ के हज मिनिस्टर का कल बयान आया कि जिस तरह कोरोना वायरस से पहले जितने हमारे आजमीन आते थे उसी बराबरी पे हम लोग इस बार कोशिश करेंगे। और हमारी हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा भी कोशिश रहेगी, जो हमारे आजमीन इस बार हज पे जाएंगे उनके लिए अच्छी फैसिलिटी हो, उनके लिए हेल्थ केयर के अच्छे इंतजाम हो, उनके लिए अच्छे एयरक्राफ्ट हो और उनका सफर अच्छा रहे। इस बार हम लोग कोशिश करेंगे, जो पिछली बार हमारी दिक्कतें आई होंगी या क्लियरेंस रहे होंगे उनको हम लोग और कोप अप करके इस बार कोशिश करेंगे जो हमारे हाजी साहिबान इंडिया से जाएंगे उनके लिए हम लोग खदमत कर सकते हैं। इंजीनियर एजाज, एक सवाल ये है कि अब तक के जो रवायत रही है या जो हम देखते रहे हैं, वो नए साल के मौके से आमतौर से हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से वो दरख्वास्त जमा करने का सिलसिला शुरू हो जाता है और हर 5 साल पे जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की पॉलिसी तब्दील होती है। अभी तक के आज की तारीख 10 है, 10 दिन गुजर चुका है, ना ही पॉलिसी के बारे में कोई अपडेट है और ना ही वो हमारा हज पॉलिसी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय मंत्री जी सुमित्रा ईरानी जी ने एक बैठक ली थी दिल्ली में, जिसमें पूरे देश से हमारे सीईओ, स्टेट चेयरमैन और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठक हुई थी और उस पर डिलिब्रेशन हुई थी। मैं ये मानता हूँ जो हमारी हज पॉलिसी है वो 5 साल तक होती है। हज पॉलिसी हमारी इस बार और अच्छी बनेगी, उसमें हम लोग कुछ कब बनेगी यही तो सवाल है। वक्त तो कम हो रहा है ना, अब 4 से 5 महीने लंबा प्रोसेस होता है, इसमें लंबा वक्त लगता है, लेकिन इतनी सुस्ती क्यों है? ऐसा कुछ नहीं। जो हमने लास्ट टाइम हज किया आपको पता होगा, हमने 2 महीने में पूरी फॉर्मेलिटी की। अब ये हमारे पास बड़ा टाइम है। कोई आपको इंजीनियर साहब उस वक्त तादाद बहुत कम थी, इस बार तादाद बहुत ज्यादा है, यानी कि हमारा जो कोटा था वो कोटा वापस आ रहा है। आप बेफिक्र रहिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया उतना सक्षम है। हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे सारी चीजों का। और इस बार हमने सारा चीजें ऑनलाइन की है। इस बार हमने कोशिश की है जो कुछ चेंज लाने के लिए, जैसे एयरलाइंस कभी डिले होती थी या कुछ ऐसा होता था, इस बार ही उनको पेनल्टी भी होगी। हम लोग कोशिश करेंगे कुछ अच्छा लाने के लिए। ये जो पॉलिसी का मसवदा है ये कब तक एक्सपेक्ट है कि जो सामने आएगा 5 साल के लिए जो रोड मैप होगा? नेक्स्ट 7 डेज में उसकी घोषणा होगी और फॉर्म भी 2-4 दिनों में अवेलेबल होंगे। इंजीनियर साहब, पिछले साल हमने देखा था मुख्तार अब्बास नकवी साहब उस वक्त मंत्री थे, उन्होंने एम्बार्किंग पॉइंट बहुत कम कर दिए थे, 10 के आसपास ये तादाद थी अगर मुझे सही याद है तो। क्या वो जो हमारा पहले जितने पॉइंट्स होते थे जहां से फ्लाइट जाती थी, आजमीन जाते थे, क्या हम फिर से जब क्योंकि सारी पाबंदियां खत्म हुई है, कोटा वापस आए, तो वही सिलसिला होगा या फिर ये पाबंदी वाला यानी जो महदूद था 10 के आसपास, 10-12 के आसपास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग कोशिश करेंगे जितने हमारे एम्बार्कमेंट पॉइंट थे, 23 थे इससे पहले, उसमें भी हम लोग और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हम लोग एयरलाइन से ऑलरेडी टेकअप किए हैं और उनसे हम लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी मांगी है पिलग्रिम्स के लिए। मान के चलो अगर कोई जम्मू कश्मीर का पिलग्रिम किसी और एम्बार्कमेंट पॉइंट से भी जाना चाहता है या किसी और स्टेट का किसी और एम्बार्कमेंट पॉइंट पे जाना चाहता है, इस बार हम लोग उनके लिए ऑप्शन रखेंगे। क्या कीमत वगैरह को लेकर के कोई अपडेट है? इस बार कुछ कीमत कम होगी, ज्यादा होगी, ऐसी कोई अपडेट? दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो एयरलाइन फेयर, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और जो एयरलाइंस है वो बहुत कम अटेंड करती है टेंडर्स में। उसमें हम लोगों ने कोशिश की एक बार रखने के लिए, क्योंकि जब मंत्री जी ने बैठक ली थी उन्होंने मतलब पुरजोर अल्फाजों में एयरलाइंस को बोला था कि आप जो अपने एयर फेयर है वो कम करें। लेकिन सबसे चैलेंज अभी जो है, जो डॉलर की जो रेट है एज कंपेयर मतलब ना जो रुपीज का और डॉलर का जो रेशियो है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है। उस कारण से मुझे लगता है थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि सऊदी सबसे ज्यादा जो कॉस्ट है वो सऊदी को देना पड़ रहा है, क्योंकि जो मौलिम फीस है, वीजा फीस है, तो सारा पैसा तो वहां जा रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे जो एयरलाइन का फेयर है वो हम लोग कम करें यहाँ पे, और जो मिसलिनियस चार्ज है उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे इस बार कम होने में। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर एजाज अपडेट करने के लिए कि आने वाले 5 से 7 दिनों के अंदर जो है वो एक विजन डॉक्यूमेंट भी हज के हवाले से सामने आएगा, जिसे हम हज पॉलिसी कहते हैं, जो 5 साल के लिए जिसका इतलाक होगा, और बहुत जल्द फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला पूरे मुल्क के अंदर शुरू होगा। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी वो विंडो खुलेगी जब आजमीन दरख्वास्तें जमा करवाएंगे और फिर सफर महमूद के लिए आहिस्ता आहिस्ता करके वो रवाना होंगे। 1 लाख
75,000 का कोटा फिलहाल पहले मरहले में मिल चुका है। इसमें बाद में इजाफा भी हम देखते हैं कि कई बार होता है, सऊदी हुकूमत की तरफ से कुछ रियायत भी दी जा रही है। फिलहाल जो मफाहमतनामा जो MOU साइन हुआ है वो 1,75,000 यहाँ से यानी पूरे मुल्क से जाएंगे जी इस बार हज पर, और हज का सादत वो हासिल करेंगे। इसके बाद जरा आते हैं जी एक और अहम फैसले पर। ये तो हज की बात थी, जरा बात अब करते हैं जी एक और अहम मामला है जी पब्लिक सर्विस गारंटीज एक्ट। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर पहले ही है, लेकिन अब सरकार की तरफ से नोटिफाई कर दिया गया है कि जनाब उन्हें एक ऑटो अपील सिस्टम के तहत लाया गया है, और ये साफ कर दिया गया है कि ये जो ऑनलाइन मॉडल है ये पहली बार मुतारफ कराया जा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि जवाबदेही के उनसर को मजीद बेहतर बनाया जा सके, और मुख्तलिफ कदम लिए जा रहे हैं ताकि लिटिगेशन जो है वो कम से कम इस एक्ट के अंदर हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का लोगों को मिल सके। अभी तक कम व बेश 250 सर्विसेज ऐसी हैं जो हुकूमत की तरफ से इस कानून के दायरे में लाई गई हैं, पब्लिक सर्विस गारंटीज एक्ट के अंदर लाई गई है, और ये एक्ट 2011 से नाफजुल अमल है। इसमें कुछ तरमीमें भी की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये साफ कर दिया गया है कि अवाम को राहत देने के लिए जो मुख्तलिफ क्लाजेज इसमें हैं उनके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, बल्कि ऑनलाइन करने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि पता लगे कि कौन अफसर लैतुलैल से काम कर रहा है और उस अफसर के खिलाफ ताज़ीबी कार्रवाई भी जल्दी से शुरू की जाए। सीधे श्रीनगर हिलाल हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे ब्यूरो हेड हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल अंजुरी श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। जो खबर है कि पब्लिक सर्विस गारंटीज एक्ट को मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, ऑनलाइन मॉडम को अडॉप्ट किया गया है, और ये बताया जा रहा है कि इसे जवाबदेही के उनसर को और जवाबदेही के फैक्टर को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। किस तरीके से ये खबर है और क्या कुछ इसमें मजीद बातें हैं जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल गौहर, जैसे कि आप जानते हैं और आपने भी रोशनी डाली है कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 के तहत जो सर्विसेज आवाम को पहुंचाई जा रही है उसके तहत ऑनलाइन मोड पे जाके कैसे जो ऑटो अपील सिस्टम है उसको क्रिएट किया जाए और उससे आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, ये इस खबर का कदोखाल है और इसका आउटकम है। ये ऑटो अपील सिस्टम है क्या, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये ऑटो अपील सिस्टम जो है ये हरियाणा की सरकार का एक मॉडल है जो साल 2019 के अंदर वहां इंट्रोड्यूस तो किया गया, लेकिन जो इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई है वो साल 2021 के अंदर हुई है। इसका मकसद क्या है कि जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत जितनी भी सर्विसेज हैं, फिल वक्त तक जम्मू कश्मीर के अंदर इस एक्ट के तहत ऑनलाइन जो सर्विसेज है वो 250 के आसपास है। लेकिन जब किसी एप्लीकेंट ने एप्लेट अथॉरिटी को कोई एप्लीकेशन की और उसके बाद अगर उसमें कोई रिजेक्शन आता है या उसमें कोई कमी पेशी पाई जाती है तो वो एक साइल को वापस की जाती थी और उसके बाद उस साइल को मैन्युअली जो है उसका प्रोसीजर चलाना पड़ता था। तो इस सूरत में जो ऑटोमेशन का सिलसिला था या ऑनलाइन का जो मकसद था वो फौत हो जाता है, क्योंकि अगर इसमें रिजेक्शन आ जाती है या इसमें कोई भी कमी पेशी पाई जाती है तो उसके बाद आपने ऑफलाइन जाना पड़ता है और ऑफलाइन जाकर आपको इस सारे प्रोसेस को चलाना पड़ता है। तो इससे जो ऑनलाइन सिस्टम का, ऑनलाइन मोड का जो कॉन्सेप्ट था वो आज की 21वीं सदी के अंदर वो फौत हो जाता था। तो उसमें अब हरियाणा की तर्ज पर यहां पर भी इसमें एक जो ऑटो अपील सिस्टम जो है क्रिएट किया गया है और इस पर जो आईटी सेक्शन है वो बाज़ाब्ता तौर पर काम कर रहा है, जो टेक्निकल सेक्शन है वो काम कर रहा है और उन्होंने यहां पर भी उसे मुतारिफ किया है। और अब यहां पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से या लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से अजखुद और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से भी इस हवाले से बहुत संजीदगी के साथ इस मामले को लिया जा रहा है और जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनसे कहा गया है कि सभी सर्विसेज को जो फिलवक्त तक 250 के करीब आसपास सर्विसेज हैं, एक तो उसमें जो है ऑटो अपील सिस्टम क्रिएट किया जाए ताकि अगर किसी को कोई शिकायत होगी तो वो ऑटोमेटिकली उसको मेल के जरिए या किसी और मोड के जरिए, एसएमएस के जरिए उस तक पहुंच जाए और वो ऑनलाइन ही उसको रेक्टिफाई भी कर सके और जो कुछ जरूरियात होगी वो पूरी कर सके। तो इस ज़मन में एक ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो पब्लिक सर्विस गारंटी रूल्स 2011 है उसमें
अब अमेंडमेंट भी लाई गई है और अमेंडमेंट के तहत जो रूल 3A है उसको इंसर्ट किया गया है और जिसके तहत सेक्शन 4 को इस एक्ट के दायरे के अंदर लाया गया है और इसमें ये चीजें कही गई है कि आप ये सारी चीजें ऑनलाइन ही हो जानी चाहिए। मकसद ये है कि दफ्तरों के अंदर जो भीड़ भाड़ जमा हो जाती है वो खत्म की जाए, वो कम की जाए और जो ऑनलाइन का बुनियादी मकसद है उसको परवान चढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और पब्लिक सर्विस गारंटीड एक्ट के हवाले से सरकार क्या कुछ करने जा रही है उस पर आप तफसीली रोशनी डाल रहे थे। बढ़ते हैं जी आगे, बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी करते हैं क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बयान सामने आया है और ये बयान उन्होंने जम्मू के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर के कुछ अहम प्रोजेक्टों का संग बुनियाद और इफ्ताह करने के मौके पर दिया है और ये बयान जम्मू कश्मीर के जाविये से भी अहम है और मुल्की सतह पर भी इस बयान को अहम माना जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की दो तीन चीजें काफी क्लियर है। एक ये कि जनाब वो जो रीजनल इम्बैलेंस की बातें होती थी कि कश्मीर सारा खा गया, जम्मू सारा खा गया, वो दौर ख़त्म हो गया और बिल्कुल जो सही तरीके से और ऑनलाइन तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स है वो क्रिस्टल क्लियर है और इसमें किसी को भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उनका ये मानना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चाहे वो जम्मू का है या कश्मीर का है और जिस तरीके से इन पर काम हो रहा है ये गेम चेंजर के तौर पर आने वाले दिनों में हम देखेंगे श्रीनगर के अंदर भी और जम्मू के अंदर भी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी उन बातों को दोबारा दोहराया जिसमें उन्होंने कहा कि करप्शन फ्री हुकूमत बनाना और करप्शन फ्री इंतजामिया देना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और साथ साथ ये जो ग्रीन जोन्स बनाने हैं और शहर को मज़ीद जाज़बे नज़र खूबसूरत और बेहतर बनाना है, इसके हवाले से भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो है वो तब्दील होती हुई नज़र आएंगी। सरकारी तर्जुमान की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाज़ाब्ता तौर पर फाउंडेशन स्टोन डाली है जी अपग्रेडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू और इसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो ही ये ट्रांसपोर्ट नगर उभर कर बनकर सामने आएगा उसके बनने के फौरन बाद जम्मू शहर के अंदर भी कई चीज़ें जो है वो नुमायां होंगी और उसका असर और उसका फ़र्क जो है वो साफ जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है, इंतजामिया की हो रही है, तो एक और अहम बड़ी खबर से भी आपको बाखबर करवाते चले और बात करते हैं शहर श्रीनगर की, क्योंकि शहर श्रीनगर के अंदर गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि आलूदगी की खबरें आई और एक मारूफ मुअल्लिज की तरफ से एक अदाद-ओ-शुमार भी दिया गया कि कितने हज़ार लोगों की मौत यहाँ पर होती है गंदा और आलूदा हवा लेने से, यानी जो आलूदगी हवा के अंदर है उस पर काफ़ी तबादला हुआ था। लेकिन अब खबर यह है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जिसको मुतारफ कराया गया था पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर उसको कल रिव्यू किया गया श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर शहर के अंदर और जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने जो एक्शन प्लान डिपार्टमेंट्स की तरफ से प्रिपेयर किया गया था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के हवाले से और फेज 2 और फेज 1 में जो काम किए गए हैं इस पर मुकम्मल तौर पर जानकारी ली है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का फेज 2 जो है उसके तहत इंप्रूव करनी है जी एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी जो लगातार हम बता रहे हैं कि हमारी आबो हवा जो है, हमारा हवा जो वादी कश्मीर का है वो बेहतर नहीं है जी, ख़राब हो रहा है, उसको रिव्यू करने के लिए, उसको देखने के लिए और बेहतर करने के लिए कल भी एक इजलास हुआ था और ये इजलास इंतहाई अहम इजलास माना जा रहा है क्योंकि इस डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर कमो बेश 5 करोड़ रुपया जो है वो सर्व करना है और ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो मुख्तलिफ महकमों की तरफ से होनी है और ये जब मुकम्मल होगा तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर शहर श्रीनगर के अंदर किस तरीके से सफाई सुथराई और जो मशीनें लानी है, फाउंटेन्स बनाने हैं, दीगर चीज़ें करनी है, उस हवाले से भी एक नुमाया काम जो है वो किया जाएगा। फैसल हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, ये नेशनल एयर क्लीन एयर प्रोग्राम को मुतारफ कराया गया है और ये कहा गया कि पहला मरहला तो चला गया, दूसरे मरहले की तैयारी में इंतजामिया है क्या ये पूरी खबर? इससे किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा? और कल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद साहब ने भी जो मीटिंग चेयर की है उसमें क्या कुछ उभर कर सामने आया है, क्या कुछ ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं?
अगर हम कह सकते हैं काफी हद तक एयर पोल्यूशन जो है श्रीनगर में भी बढ़ चुका है, क्योंकि जो वहाँ पे इकदाम उठाने चाहिए थे तो वो काफी देर से नहीं उठाए जा रहे हैं। तो उसके बाद एक प्रोग्राम लाया गया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसपे 5 करोड़ रुपए जो है बजट रखा गया और कहा गया जो कुछ भी जरूरत पड़े आपको कि आप यहाँ के जम्मू कश्मीर खासकर श्रीनगर के जो आबो हवा उसको ठीक किया जाए। तो उसके लिए एक प्लान तैयार किया गया था जिसे हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम किया गया था। उसके लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तो उसमें से करीबन 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें प्लान बनाया गया है कि जो हम कह सकते हैं ये फोर स्वीपिंग एंड जो है हम कह सकते हैं जेटी लाई जाएगी या वैक्यूम क्लीनिंग लाए जाएंगे, जिससे जो सड़कों पे जो कूड़ा करकट होता है या बाकी चीजें होती है उसको हटाया जा सकता है। तो उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि ऐसी मशीनरी लाएगी जो कि चौराहों पे रखी जाएगी, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि पानी का छिड़काव किया जाएगा, जिससे हवा जो है वो साफ रहेगा। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया था कि जो शहर के बड़े चौराहे हैं यानी जिसमें ज्यादा रश रहता है गाड़ियों का या जो कंजेशन रहता है, वहाँ पे वाटर फाउंटेन्स लगाएंगे जो कि 24 घंटे रहेंगे, जिसके बाद आब हवा में जो है वो बेहतरी आएगी। और जो हवा लगातार देखने को मिलेगी उसमें पोल्यूशन है वो पोल्यूट हो रहा जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं फर्क आ सकती है। तो कल डीसी श्रीनगर एरिया की तरफ से एक रिव्यू मीटिंग ली गई जिसमें एसएमसी कमिश्नर आमिर भी थे। और आपको बता दें कि जो डीसी श्रीनगर है वो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के चेयरमैन भी है, तो उन्होंने मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि अगर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वहां से भी आप पैसा उठाइए स्वच्छ भारत अभियान के तहत, और जो आपको मजीद जो गाड़ियां जरूरत होगी स्वीपिंग गाड़ियां वो आप खरीदे ताकि जो शहर है वो पूरी तरीके से साफ सुथरा रहे। और इसके साथ साथ जो हवा में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है उसको भी बेहतर बनाया जा सके। तो कहीं ना कहीं जो कोशिशें लगातार ये है कि जो हवा दिन ब दिन खराब होता हुआ श्रीनगर में नजर आ रहा है या जो सांस हम दे सकते हैं कि जिस तरीके से सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि हम वहाँ पे ये लगाएंगे बोर्ड्स लगाएंगे या वो टेक्नोलॉजी लगाएंगे जिससे हमें पता चल सके कि हवा में कितनी आलूगी है या हवा कितना खराब है। लेकिन इस बीच में हमें इस चीज को भी मद्देनजर रखना होगा कि अगर हम कश्मीर के ट्रेडिशन की बात करें तो यहाँ की एक रिवायत रही है कि शहर श्रीनगर में चिनार लगे हुए थे, जो कि साइंस के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो चिनार है ये करीबन 10 टन के करीब जो हवा है वो साफ सुथरा रखता है और ये ऑक्सीजन जनरेट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें आजकल देखने को मिलता है कि जो शहर श्रीनगर में खासकर लाल चौक सिविल लाइन अगर हम रीगल की बात करें या जो पोलो व्यू मार्केट है वहाँ की बात करें, वहाँ पे बहुत सारे चिनार लगे हुए थे जिसका इस वक्त कोई ख्याल नहीं रख रहा है, जो कि सूख चुके हैं। और कई का सवाल जो आज का स्मार्ट सिटी के तहत जो पोलो व्यू का काम चल रहा है वहाँ पे भी थोड़ी बहुत कटाई की गई थी और जो चिनार है उनको पार्शियली कट किया गया है। और इसके साथ साथ जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जो पोलो व्यू में जो चिनार लगे हैं वो सूख चुके हैं। यानी बहुत बहुत शुक्रिया फैसल तफसीलात फराहम करने के लिए, बताने के लिए कि इस मीटिंग का लुबलबाब क्या है, खद्दोखाल क्या रहा और क्या कुछ हासिल रहा। इस रिव्यू मीटिंग में कोशिश की गई है ये जायजा लेने की कि जो माहौलियात की बेहतरी के लिए हवाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए जो कुछ कार्रवाई की गई है वो किस हद तक मुअस्सर साबित हुई, आगे क्या कुछ करने की जरूरत है। लेकिन आगे जो करने की जरूरत है उस पर खास तौर से ध्यान देकर सुनिएगा कि जम्मू कश्मीर में मनशियात का जाल जो बहुत तेजी से फैला है उस पर काबू पाना करीब करीब मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि साल 2022 के अंदर ड्रग पेडलर्स का एक दो नहीं बल्कि एक बड़ा काफिला ही गिरफ्तार हुआ है और पकड़ा गया है। आपके सामने तस्वीर आ चुकी, फिगर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि साल 2022 की जो रिपोर्ट आई है सिर्फ एक साल के अंदर 1685 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार किए गए। मंशियात फोर्स 1685 एक साल की ये रिपोर्ट है और 1021 एनडीपीसी केस दर्ज हुए हैं। खबर यह भी है कि अभी 138 मंशियात फरोश को हिरासत में 2022 के अंदर लिया गया है। हिरासत में लेने का अलग मामला है, लेकिन गिरफ्तार करना ड्रग पेडलर्स को यह तादाद अपने आप में हैरान कुन है, जो बता रही है कि साल 2022 मंशियात फरोश के लिए कितना ऐसा माहौल रहा जिसमें वो बहुत आसानी के साथ अपना काम जरूर कर रहे थे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस की जानिब से जो कार्रवाई की गई उसकी भी सराहना करनी होगी, उसकी भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि बड़ी तादाद ऐसी है जिनको उन्होंने गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है और कार्रवाई की है। तो जो केसेस दर्ज हुए हैं एनडीपीएस की जानिब से, एनडीपीएस के केसेस दर्ज हुए हैं जम्मू कश्मीर में 2022 के अंदर वो 1021 है और जितने ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार किए गए हैं 1685 है और 138 ड्रग पेडलर्स ऐसे हैं जिन्हें डिटेन किया गया पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत। तो इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ड्रग पेडलर्स के खिलाफ या ड्रग्स के खिलाफ जो
कार्रवाई की जा रही है, वो कार्रवाई की एक जिंदा जावेद तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है कि 138 को जहां डिटेन किया है, वहीं 1685 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 1021 केसेस वगैरह दर्ज कर लिए गए। ये सिर्फ एक साल की रिपोर्ट कार्ड है जो 2022 के अंदर देखने को मिली है। आपको बता दें कि साल 2022 के अंदर जो जब्तियां हुई है, यानी मंशियात से मुतालिक जो मंशियात की चीजें जो जब्त की गई है, उसमें 212 किलो चर्स बताया जा रहा है। ये बाकायदा तौर पर पूरी रिपोर्ट है कि 212 किलो केजी चर्स 2022 के अंदर जब्त की गई। 56 केजी हीरोइन है, ये भी एक साल के अंदर 56 केजी हीरोइन पकड़ी गई। 13 केजी ब्राउन शुगर है, ये भी 2022 के अंदर पकड़ी गई है। 1127 केजी भांग है, ये भी मंशियात का एक हिस्सा है और 1127 केजी इसको भी जब्त किया गया है। 4355 केजी पोपी एस्ट्रो, ये कोई चीज है मंशियात से मुतालिक पोपी एस्ट्रो, ये भी अजीब चीज है। तो ये भी इसकी बड़ी तादाद है और ये बड़े मिकदार में गिरफ्तारियां हुई है, जब्ती हुई है और ये 4355 केजी है पप्पी एस्ट्रो की। 1567 केजी यानी कि 1567 केजी फुक्की जब्त करने में कामयाबी मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को और 3 केजी गांजा भी जब्त किया गया है। लेकिन उससे बड़ी और हैरानकुन तादाद एक चीज की है जिसे इंटॉक्सिन सिरप कहते हैं, ये भी मंशियात का ही हिस्सा है। इसे 10,979 यानी 11,000 इंटॉक्सिन सिरप ये जब्त करने में सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिली है। और इससे आगे बढ़ेंगे तो और एक बड़ी तादाद है, 1,35,052 है। ये कैप्सूल है, टैबलेट है, ये जो मंशियात से मुतालिक है, ये बाज़ाब्ता तौर पर जब्त की गई है। 1,35,052 कैप्सूल सिक्योरिटी फोर्सेज को, महकमा को या जो कार्रवाई में मुलविस है इंतजामिया, उन तमाम को बाज़ाब्ता तौर पर ये कार्रवाई करने में कामयाबी मिली है और एक बड़ी तादाद है मंशियात की अशिया की जो जब्त करने में सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाबी मिली है। तो 2022 का साल एक तरफ से यह तस्वीर भी साफ कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से मंशियात का जाल बुना गया है और कितनी मजबूती के साथ पकड़ है, जमीन जमीन तक, शहर शहर, गांव गांव, इलाके इलाके तक। वहीं दूसरी जानिब एक अच्छी तस्वीर यह भी है कि इंतजामिया काफी मुतहरिक है और उसी मुतहरिक होने की या सरगर्म होने के नतीजे में ये बड़ी तादाद हमें देखने को मिल रही है कि जब्तियां भी बड़े पैमाने पर हुई हैं और गिरफ्तारियां भी बड़े पैमाने पर हुई। जब्तियां और गिरफ्तारियां तो हुई हैं, लेकिन वादी कश्मीर के अंदर भी गैर कानूनी तौर पर कुछ चीज़ों को उगाया जाता है जिनमें बंग भी है, फिकी भी है। और इसमें जो एदाद शुमार सामने आ रहे हैं कि 167 केसेस जो है वो सामने आए थे कि जनाब लीगली जनाब बंग को काश्त किया जाता है, दीगर चीज़ें काश्त की जाती है और वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए। जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। और उसके साथ साथ एदाद शुमार ये भी बताया कि 219 किलो पॉपी, 97 किलो चर्स पाउडर, 1508 सिरप बोतल्स, 194 केजी बंग और 461 केजी फुकी और दीगर चीज़ें जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी गई। यानी उनको लाया, कोर्ट के अंदर दिखाया, कोर्ट ने बाद में अपना फैसला सुनाया और उसके बाद उस चर्च, उस बंग, उसका क्या करते उसको बाज़ाब्ता तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। 1020 कनाल की ज़मीन जिस पर लगातार इस तरीके की पैदावार को बढ़ाया जा रहा था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वार्निंग दे दी गई है सभी लोगों को वो कि वो इस तरीके से ना करें। एक तरफ से ये खबर है जी पहलू का जो हमने आपके सामने रख दिया। अब इसी खबर का एक और पहलू है और वो खबर का पहलू बताया हमें जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने, क्योंकि उनका मानना है कि जिस शिद्दत के साथ इस के खिलाफ काम होना चाहिए था, मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी, कोर्टों के अंदर पैरवी होनी चाहिए थी ताकि मुलजिमों को सज़ा मिले, उसमें काफ़ी हद तक सुस्त रफ्तारी है और उसी सुस्त रफ्तारी की वजह से कई अहम मंशियात फरोश कई बार बाहर भी निकल जाते हैं। हाईकोर्ट की तरफ से अब डिटेल्स मांगी गई है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट बताया जाए जी कि हमारे पास जो ऑगमेंटेशन लैब है उसकी सूरत हाल क्या है और स्विफ्ट ड्रग टेस्टिंग के लिए यानी जल्दी जल्दी ड्रग टेस्ट करना हो उसके लिए हमारे पास क्या कुछ बंदोबस्त है। इस हवाले से जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। एक सोमोमोटो था जी कोर्ट के सामने, उन्होंने खुद इस मामले को उठाया था और डिवीजन बेंच के जो चीफ जस्टिस है ताशिर आबिस्तान साहब और जस्टिस राकेश सिकरी साहब, उन्होंने डिटेल्स मांगी है जी, कंप्रहेंसिव डिटेल्स मांगी है कि ड्रग डी एडिक्शन को लेकर हुकूमत क्या कुछ कर रही है और ड्रग डी एडिक्शन को लेकर जो हमारे पास फैसिलिटियाँ हैं वो क्या है और ड्रग डी एडिक्शन को लेकर एक्शन टेकन
टेकन रिपोर्ट उस ऑर्डर पर जिसमें यह कहा गया था कि सूरत हाल को जांचा जाए, परखा जाए और कार्रवाई तेज की जाए। साथ साथ यहाँ पर ड्रग्स के हवाले से अपनी लेबॉर्ट्री बनाई जाए। उस पर क्या कुछ हुआ, उस पर जो है वो नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से भी ये बात साफ कर दी गई है कि 2 से 2.5 साल का वक्त हो गया है जी जब हम इस केस की समाअत कर रहे हैं, लेकिन हर दिन कोई नई खबर आ रही है, नई बात आ रही है, जिसकी वजह से हतमी फैसला देने में भी कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ रहा है। तो फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है कि जो ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है उसका इस वक्त का स्टेटस क्या है, कितना वो काम कर पा रही है, कितना नहीं कर पा रही है, क्योंकि एक एक रिपोर्ट को आने में 6 से 8 महीने लगते हैं, 1 साल भी लगता है, जिसकी वजह से एक लंबी फिरिस्त कोर्टों के अंदर जमा हुई है मंशियात फरोशों की। इसके बाद आते हैं जी आगे, जब मंशियात की बात करते हैं तो अब जरा अस्पताल की भी बात आपको थोड़ी देर में हम बताते हैं, क्योंकि अस्पतालों के हवाले से भी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अस्पतालों के अंदर शेर कश्मीर नेचुटा मेडिकल साइंसेज सौरा की बात करेंगे और सौरा अस्पताल के कैंसर इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, जहां पर खबर यह है कि कैंसर मरीजों में लगातार इजाफे भी हो रहे हैं और कैंसर मरीजों में मौत भी अस्पतालों के अंदर हो चुकी है। 6 साल के रिपोर्ट कार्ड को जब आप खंगालेंगे तो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर 27,727 पेशेंट को जो है वो एडमिट कर दिया गया है, रजिस्टर कर दिया गया है। 27,727 कैंसर पेशेंट को रजिस्टर किया गया है, जिनमें 1,833 की मौत हुई है। मुख्तलिफ टाइप ऑफ कैंसर इनके पास था और 1,833 लोगों की मौत हुई है। उसके बाद जब एदाद शुमार को आप खंगालते हैं, सिक्किम सौरा को देखते हैं तो पता लगता है कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडियोथेरेपी, क्लिनिकल हेमाटोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और दीगर चीज़ों के हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है ये एदाद शुमार दिए गए हैं कि 6 साल के दौरान 1,833 नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर केसेस आए हैं और वहाँ पर भी डेथ जो है वो 1,145 लोगों की हुई है नेफ्रोलॉजी के अंदर, कैंसर वाले पेशेंट्स की। और इसी तरीके से ये भी कहा गया कि इंस्टीट्यूट के अंदर 64,000 से ज़्यादा आउट पेशेंट्स आए हैं और कार्ड्स इशू किए गए हैं सिर्फ नेफ्रोलॉजी वाले डिपार्टमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि कैंसर की दस्तक किस तरीके से तेज़ी के साथ बढ़ रही है। PIO जो है यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सिक्किम्स का जो है, उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के एक सवाल के जवाब में ये साफ कर दिया कि OPD कार्ड्स उन्हीं लोगों को नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर दिए जाते हैं जो कैंसर के मरीज में मुब्तला हो। और ये जो एदाद शुमार थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया वो अक्टूबर 2016 से अक्टूबर 2022 के दरमियान थे। चलिए जी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो फटाफट से दिल्ली की कुछ खबरें आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि दिल्ली के अंदर क्या कुछ चल रहा है। पाकिस्तान की सूरत हाल से भी आपको आगाही दिलाएंगे और आपकी फोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। लेकिन वक्त है छोटे सा ब्रेक का। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे।